हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए, वेरी नाइस। चलिए बच्चों, आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। एनसीईआरटी वगैरह के तो हमारे हो ही चुके हैं डिटर्मिनेंट के। उसके अलावा अभी हम आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ कुल मिला के 10 या 11 क्वेश्चंस हैं, देखिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर कि इफ A1, A2, A3 एंड A आर इन GP, देन प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर में जब आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे ना, तो क्या होगा बच्चा? तो ये डिटर्मिनेंट में आर नहीं आना चाहिए, ये कहना चाह रहा है, समझ रहे हैं? तो इसके प्रूफ में देखिएगा, तो इसमें हम क्या ले लें? हम ले लेते हैं कि लेट, देखिए जीपी की बात चल रही है, तो लेट अस सपोज दैट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए, और क्या होता है जीपी में? कॉमन रेशियो। तो देखिएगा, अगर आपको ये नहीं पता है कि कॉमन मतलब कि जीपी क्या होती है, तो आप ये वाला सवाल आपका रह गया, और जबकि बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो जब जीपी ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो आप डिटर्मिनेंट को ओपन कर लीजिएगा। ए आर प्लस वन क्या हो जाएगा? ये चलिए मैं पहले ए एन लिख लेती हूँ, तो ए एन हो जाएगा ए आर एन माइनस वन, जीपी का nth टर्म। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख लीजिएगा। तो डिटर्मिनेंट में क्या कह रहा है ये? ए आर प्लस वन, यानी कि आर प्लस वन एथ टर्म, तो आर प्लस वन एथ टर्म क्या होगी? अच्छा देखिए, आर प्लस वन, आर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है, तो कैपिटल आर मान लेते हैं। जो चीज़ गिवन होती है वो हम नहीं कंसिडर करते हैं, तो दैट इज़ कैपिटल आर, ठीक है। चलिए, ए आर प्लस वन है ना, आर प्लस वन एथ टर्म क्या होगी बेटा? ए आर की पावर आर। ए आर प्लस फाइव क्या होगा? ए आर की पावर इससे एक कम, यानी कि आर प्लस फोर। ए आर नाइन क्या होगा? ए आर की पावर आर प्लस एट। देखिए, जब यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन माइनस वन आ जाती है, याद है ना आपका भाई 11th का? यहाँ पर भी कितना? ए आर की पावर आर प्लस सिक्स, दैट इज ए आर की पावर आर प्लस टेन। हियर ए आर की पावर आर प्लस फोर्टीन। ए आर प्लस 11 कितना? ए आर की पावर आर प्लस टेन। ए आर प्लस 17, ए आर की पावर आर प्लस 16। ए आर प्लस 20, तो यह आ जाएगा ए आर और कितनी बेटा? आर की पावर आर प्लस 20। समझ रहे? कॉमन ले लीजिएगा। इसमें से क्या कॉमन है? फर्स्ट वाले कॉलम में से या फर्स्ट वाले रो में से? फर्स्ट वाले रो में से है ए आर की पावर आर, कॉमन ए आर की पावर आर फ्रॉम आर वन। इसमें से क्या कॉमन है? ए आर की पावर आर प्लस सिक्स फ्रॉम आर टू, और बेटा इसमें से ए आर की पावर आर प्लस टेन फ्रॉम आर थ्री। तो ले लीजिएगा, जब आप इन सबको कॉमन लेंगे तो बाहर मिलेगा हमें ए क्यूब, और भाई आर की पावर कितनी हो जाएगी? आर प्लस आर, वन टू थ्री, यानी कि थ्री आर, है ना। और प्लस में कितना? 10 और 6 17, यानी कि ये हो गया हमारा 17, ठीक है। अब क्या करना है इसमें? अंदर देखिएगा क्या क्या बचता है। ए आर की पावर आर गया, यहाँ से वन बचा। ए आर की पावर आर गया, तो ये मिला आर की पावर फोर। ए आर की पावर आर गया, तो कितना मिला भाई? आर की पावर एट। ए आर की पावर आर प्लस सिक्स वन, आर प्लस सिक्स गया, आर की पावर फोर। यहाँ से आर प्लस सिक्स गया बेटा, आर की पावर एट। यहाँ से ए आर की पावर टेन वन, ए भी गया, आर की पावर टेन गई, तो आर की पावर सिक्स। यहाँ से बेटा आर की पावर टेन गई, तो आर की पावर कितना मिला बच्चों? 10। गॉट माई पॉइंट? देखिए, ए आर की पावर फोर इसमें से कॉमन लिया आर वन में से ना, तो क्या करेंगे? ए आर की पावर फोर गया बाहर, तो यहाँ पर वन ए गया, आर की पावर आर गई, तो आर की पावर फोर बन गया, बच गया। ऐसी ए आर की पावर आर, तो आर की पावर एट। सेकेंड में से ए आर की पावर आर, ए आर रेस्ट टू पावर आर प्लस सिक्स ले रहे हैं, ये गया वन। तो जब यहाँ से आर प्लस सिक्स जाएगा, तो यहाँ 10 में 6 गए 4, 14 में से 6 गए 8। व्हाट इज दिस? बिकॉज R1 एंड R2 आर सेम, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 0। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, है ना। तो देखिए, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, सिर्फ आपको क्या करना था? आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर जीपी, जीपी क्या होती है हमारी,
है ना। उसके बाद देखिए जीपी के जो जोन सी भी टर्म है, जैसे r+1 टर्म है उसका फॉर्मूला लगाया, जो जो भी यहाँ पे 9 टर्म्स लिखी हैं हमने सारे फॉर्मूले लगा दिए जीपी वाले। फिर कॉमन लेते हैं, फिर यहाँ से डिटर्मिनेंट शुरू हो जाता है, फिर यहाँ पे कॉमन लिया और देखिए दोनों सेम आ गए r1 और r2। जब r1 एंड r2 आर सेम तो उसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 0। समझ रहे हैं। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीन्स क्वेश्चन को आपको बच्चों ध्यान से पढ़ना होता है। क्वेश्चन जो होता है वो टफ नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान होता है कि आप कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या नहीं। जैसे कि क्वेश्चन देखिएगा, इफ a+b+c इज 0 देन and a b c and c a b, ये कह रहे हैं हम कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन क्या प्रूव करना है आपने, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ये आपको शो करना है। मतलब कोई से भी इसमें से एक ट्रू, आइदर a इज इक्वल टू b और इज इक्वल टू c। ठीक है, ठीक। अब देखिएगा डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे आप भी बताइएगा। अच्छा नॉट 0 है, सॉरी। इफ़ a+b+c नॉट इक्वल टू 0 एंड आपको ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है 0, तो आपको प्रूव करना है आइदर a इज b इज इक्वल टू c। सो डिटर्मिनेंट में आप क्या करें भाई, r1 को ले लेते हैं, r1 + r2 + r3, तो कितना मिलेगा, a+b+c, a+b+c एंड a+b+c। दिस इज हियर b, यहाँ पर c, यहाँ पर a, c a b। कॉमन बोलेगा क्या, a+b+c किस में से कॉमन ले लेते हैं, r1 में से। तो जब आप कॉमन लेंगे a+b+c तो 1 1 1 b c a b। देखिए 1 1 1 वाला आ गया। 1 1 में कैसे करना बताया आपको लोगों को, c2 इज ऑपरेटेड c2 - c1, c3 इज ऑपरेटेड c3 - c2। हियर a+b+c मेरा बाहर है ही, कॉलम फर्स्ट में हमने कुछ नहीं किया है, 1 - 1 0, दैट इज c - b a - c, हियर 0 a - b b - c। सॉल्व इट। एक्सपेंशन किसके अलोंग करेंगे भाई, r1। वेरी गुड, सुन लेती हूँ मैं आप लोगों की सारी बातें, ऐसा नहीं है। तो ये आया 1 और मल्टीप्लाई किस किस की करेंगे, चलिए अभी बना लेते हैं। 2/2 की सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो आपका सारा 0 में आ जाता है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा बेटा, c - b एंड b - c माइनस आ गया आपका, सॉरी दिस इज c, a - b इंटू a - c। मल्टीप्लाई कीजिए, देखते हैं ज़रा क्या आता है, a+b+c, यहाँ पर कितना मिलेगा भाई, c - b का होल स्क्वायर है तो दैट इज cb माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर एंड प्लस का bc। यहाँ पर देखिएगा a स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का ac प्लस का ac हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। माइनस का कितना मिल जाएगा यहाँ पर, माइनस का ab, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो ये प्लस का ab, प्लस के bc माइनस है तो माइनस का bc। ठीक जी, देखिए प्लस के bc से माइनस का bc गया। तो देखते हैं अब क्या बचता है हमारे पास में। तो हमारा आया भाई इज इक्वल टू a+b+c तो आ ही रहा है, और इसके साथ में क्या बच रहा है हमारा, देखिएगा ab है, bc है, ac है, तो इनको तरीके से लिख लेते हैं, ab + bc + ca। फिर क्या है बेटा, a स्क्वायर भी है माइनस का, b स्क्वायर भी है, c स्क्वायर भी है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर - c स्क्वायर, आगे पीछे करके लिख लें। समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए जी, अब देखिएगा ये डिटर्मिनेंट आया है, तो उसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है a+c नॉट इक्वल टू 0। ये देखिए बेटे 2 नंबर हैं हमारे, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, एंड डेल्टा की वैल्यू क्या दे रखी सवाल में, 0। 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 0। तो जब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो आइदर ऑफ दैम शुड बी 0।
फर्स्ट वाला ज़ीरो नहीं है तो हमारे पास क्या होएगा, देयरफॉर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। बट ये मुझे नहीं प्रूव करना, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, है ना। तो जो अगर हमें ये प्रूव करना होता तो हमारा यहीं पे एंड हो जाता, लेकिन हमें ये तो नहीं प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ऐसे लेके आना है आप लोगों ने, है ना। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिएगा मैं दो से पहले इसको इधर ले जाती हूँ क्वेश्चन को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए ज़ीरो, दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों तरफ कर दीजिएगा, उधर तो ज़ीरो है, कितने से मल्टीप्लाई कर लो आंसर तो ज़ीरो में रहना है वहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिएगा जो ये 2a² है इसको मैं कर रही हूँ a², एक ये यहाँ से आ गया b², 2ab को इसके साथ लिख रही हूँ, फिर दोबारा b² c² माइनस के 2bc माइनस प्लस के c² माइनस का देखिएगा क्या करा है, कुछ नहीं करा है, a² 2a² के पार्ट कर लिए, b² 2b² को डिवाइड कर दिया b² में, ऐसे 2c² को कर दिया, 2ab यहाँ पे लिख दिया, 2bc इसके साथ आ गया, 2c इसके साथ आ गया। व्हाट इज दिस नाउ, बताइएगा क्या है ये, तीन टर्म्स फर्स्ट, दीज आर द a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड व्हाट आर दीज b माइनस सी का होल स्क्वायर एंड व्हाट इज दिस, दैट इज c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए बेटे 3 नंबर का सम 0 है, 3 नंबर का सम 0 है तो ज़रूरी नहीं होता कि वो 0 हो जाए, लेकिन अगर 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 है तो डेफिनेट सी बात है कि वे तीनों अलग अलग 0 आएंगे या नहीं। देखिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 0 कब हो, पॉजिटिव तो भाई पॉजिटिव का सम कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का सम तो 0 आ ही नहीं सकता ना, सिर्फ किस केस में आ सकता है, अगर वो सारे के सारे 0 हों, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज a माइनस बी इज 0 and b minus c is 0 and c minus c is 0, तो दिस इम्प्लाइज a is equal to b is equal to c, तो आइदर नहीं है ये क्वेश्चन में, मुझे पता ही नहीं था ना क्या था, तो ये है कि प्रूव दैट a is equal to b is equal to c। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ आज का। ठीक, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं, और प्रैक्टिस के लिए भी और इसलिए भी, मतलब जैसे इन क्वेश्चंस में जो जो आपके थिंकिंग ऑर्डर निकल के आ रहे हैं ना, जो आपका थॉटफुलनेस वाली जो आपकी क्या कहते हैं उसको प्रॉपर्टी है, वो इसमें काम आने की चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है b² माइनस का ए बी माइनस का a² एंड दैट इज़ bc माइनस का ac, फिर b माइनस सी a माइनस बी c माइनस a bc माइनस ab b² माइनस ab माइनस का a² दैट इज इक्वल टू 0। प्रूव करना है, प्रूव दैट k इज इक्वल टू 0। आप डिटर्मिनेंट लिख लीजिएगा, तो डिटर्मिनेंट में क्या करें बेटा, इसमें से फर्स्ट देखिए, इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, b इंटू बी माइनस ए, इसको क्या लिख दूँ a इंटू बी माइनस ए, बहुत बढ़िया, और इसमें से c कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पर b माइनस ए, ये b माइनस ही छोड़िएगा, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते, इसमें भी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते, यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है c, तो दैट इज़ b माइनस ए, बहुत अच्छे, यहाँ से कुछ कॉमन b, वेरी गुड, और इन दोनों में से कुछ कॉमन बेटा a। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि अब क्या कॉमन लेना है, c1 में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, b माइनस ए, अब मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, और c3 में से भी क्या कॉमन आ रहा है, b माइनस ए, इसका मतलब b माइनस ए और b माइनस ए कॉमन, तो b माइनस ए का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, b a c b माइनस सी a माइनस b c माइनस ए, दिस इज c b a। समझ रहे हैं। अब देखिएगा क्या करा जाए बेटा अब ऐसा कर लेते हैं, c1 को हम लिख लेते हैं c1 माइनस c3, करके देखिएगा कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या c1 माइनस c3 करने का। तो जब आप c1 माइनस c3 करेंगे तो दैट विल बी b माइनस ए का स्क्वायर, b माइनस सी a माइनस b c माइनस a,
हाँ हाँ मैं समझ गई हूँ अब आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका आंसर मुझे बताना चाह रहे हैं आप कि मैम C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, बोथ आर सेम, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 0। ठीक है, वेरी गुड, है ना। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन, अजीब से लग रहा था कुछ, लेकिन बस देख लीजिएगा, मतलब जैसे थोड़ा सा ध्यान दिया आपने कि यार इसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, और फिर देखिए फिर ऑल कॉमन, है ना। और अब तो आपने इतनी प्रैक्टिस कर लिया डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस की, अब तो आपको देखते ही एकदम दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, अरे ये तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, कह रहा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ, अब मैं आपको एक डिटर्मिनेंट दूंगी, साइन एक्स कॉस एक्स cos x cos x, here sin x, here again I have cos x, that is cos x, that is cos x, that is sin x is equal to 0। ठीक है, तो कह रहा है ये इज इक्वल टू 0 है, और आपको द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इन द इंटरवल -π/4 टू +k π/4 क्लोज इंटरवल। ठीक है, आपको पता लगाना है कि क्या होना चाहिए। ठीक, चलिए जी, देखिए कुछ दिख रहा हो तो, कुछ लग रहा हो कि भैया डिटर्मिनेंट में कर सकते हैं, सॉल्यूशन देखिएगा। अगर मैं C1 या फिर R को भी ऐसे ऐड कर दूं तो देखिए कुछ कॉमन दिख जाएगा, आई थिंक मुझे। C1 को ऐड कर रहे हैं आप, sin x प्लस 2 cos x, यहाँ पे ऐड कीजिएगा, सेम आ गया क्या? sin x प्लस के 2 cos x, यहाँ पे ऐड कीजिए बेटा, sin x प्लस के 2 cos x, R को भी करते तब भी यही आता, फिर यहाँ पर cos x sin x cos x, here cos x, दिस इज cos x एंड दिस इज sin x। कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। अब बोलिए क्या करें नेक्स्ट स्टेप? या टेकिंग कॉमन sin x प्लस 2 cos x फ्रॉम C1, ले लीजिएगा भाई, sin x प्लस के 2 cos x टेक कॉमन, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 1 1 sin x cos x cos x cos x sin x। Yeah, actually, definitely, yes, sure. I really want to see the smile on your face after seeing this column, है ना। और वो उस स्माइल का मतलब है कि अब आपको क्वेश्चन करना आ गया है, क्योंकि हमें 1 1 1 अगर मिल जाता है रो में या कॉलम में तो हमारा काम क्या हो जाता है बेटा? बहुत ही आसान हो जाता है। यस, दैट आई वांट एक्चुअली फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सो हियर R2 इज ऑपरेटेड व्हाट? R2 माइनस R1, एंड R3 को भी ऐसे कर लीजिएगा भाई, R3 माइनस R1, इसे आप बाहर ही लिखिएगा ज़रा, तो sin x प्लस के 2 cos x, फर्स्ट रो को ऐसे लिखिएगा, उसमें तो आपने कुछ चेंज ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, है ना। इसको करिएगा 1 माइनस 1 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा? sin x माइनस cos x माइनस cos x 0, 1 माइनस 1 0, cos x माइनस cos x 0, और यहाँ पर क्या मिला? sin x माइनस के cos x। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक भी? क्लियर है भाई ये वाला, है ना। बस R2 माइनस R1। अब देखिएगा, बस अब क्या करते हैं, अब इसको एक्सपेंशन कर लीजिएगा, व्हाट अलोंग C1 लिखेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें जो मैं आपको पुराने वाले क्वेश्चंस में लिखती थी, है ना, बार बार अब नहीं लिख रही हूँ मैं। तो sin x प्लस के 2 cos x अलोंग, चलिए लिख ही देते हैं, यहाँ जगह भी है वैसे, अलोंग C1 एक्सपेंशन कर दीजिएगा, तो 1 के साथ में क्या आएगा? दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू ये मिला मेरा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, और फिर तो 0 है, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। नो, बिकॉज डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है? 0, तो देयरफॉर sin x प्लस के 2 cos x इंटू वॉट? sin x माइनस cos x का इक्वल टू 0। यही हुआ भाई, ठीक है। अब देखिए बेटा, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब आता है? जब दो, अभी देखिए अभी कराया ऐसा क्वेश्चन, यानी कि या तो ये sin x प्लस के 2 cos x से 0, या दूसरा क्या हो सकता है? ये वाला 0।
साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज 0। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, देखिए यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस के टू कॉस एक्स, देयरफॉर टेन एक्स इज इक्वल टू -2, ये नीचे आ गया इसके। और दूसरे केस में क्या आ जाएगा भाई, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज 0, देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये इसके अपोन में, और टेन एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा टेन एक्स इज इक्वल टू -2 नॉट पॉसिबल, या है, वाई, क्योंकि इंटरवल है हमारा -45 से लेके +45 तक, यानी कि -π/4 से +π/4। टेन एक्स इज इक्वल टू 1 कब होता है बेटा, जब x की वैल्यू कितनी होती है आपकी, π/4, है ना। तो इसका मतलब सिर्फ x की वैल्यू कितनी आई, π/4। तो आंसर कितना आया इसका, ओनली 1 रियल रूट। देखिए एक चीज़ और बता दें इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें आ सकती हैं। ये टेन एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया ना आपका, ठीक। तो टेन एक्स इज इक्वल टू 1 से आपने x निकाल दिया π/4, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से आया, देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंक्ट। इन केस अगर डिस्टिंक्ट नहीं होता तो कितने रूट पड़ गए थे, 2, ये रहा स्क्वायर, तब मेरा आंसर आता 2। समझ रहे हैं। अगर सेम क्वेश्चन में, अगर ये वाला क्वेश्चन में ले लेती हूँ, और अगर डिस्टिंक्ट की जगह मैं सिर्फ कहती इस सवाल में कि हाउ मैनी रियल रूट्स, तो आंसर कितना आता तब उस टाइम पे मेरा 2। वाई, क्योंकि साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, तो 2 रूट हो गए ना, तो टेन एक्स की वैल्यू π/4 डबल आ जाती। उसके बाद बेटा इस सवाल में ये भी आ सकता था, देखिए सवाल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मतलब ढंग से पढ़ना नहीं, ढंग से पढ़ना। यहाँ पे क्या है आपका क्लोज इंटरवल है -π/4 से +π/4। अगर सपोज कीजिएगा, सवाल मैं बार बार कहती हूँ ध्यान से पढ़िएगा, अगर मेरा क्वेश्चन होता ये, क्या है ये ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे उसमें, मीन्स जो हमारी x की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी बेटा, -π/4 से +π/4 होगी, बट क्या होगा, इक्वल नहीं होगा उसके। लेकिन आंसर में क्या आया भाई, देखिएगा ज़रा, आंसर में आया हमारा x इज इक्वल टू, ठीक। अगर ये वाला केस होता तो मेरा आंसर क्या आता, नो सॉल्यूशन, इसमें कोई आता ही नहीं आंसर में, क्योंकि x की वैल्यू आई है π/4, लेकिन π/4 तो एक्सक्लूड करना है, π/4 होना ही नहीं है ना। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे अगर आप जिसको ध्यान से ना देखें, ध्यान से ना पढ़ें उनको, अगर क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन मिसरीड हुआ तो बार बार कहती हूँ सवाल गया, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर मान लीजिएगा ft दे रखा है इसने, cos t, 2 sin t, सिंपल sin t, t t t 1 2t, और यहाँ पर आ गया हमारा t, ये है हमारा डिटर्मिनेंट। देन कह रहे हैं कि लिमिट t टेंस टू 0 ft/t² की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लिमिट t टेंस टू 0 ft/ क्या निकालना है आपने, t²। तो पहले तो आप ft/t² निकाल दीजिएगा। ft क्या है, ft की तो वैल्यू है ही, अपॉन में t² कर दीजिएगा। अब देखिएगा, मुझे पता है आप सबके दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहला जो इसमें ब्लंडर होता है वो क्या होता है, ft/t² लिख दिया ना। आप ये ध्यान नहीं देते हैं कि डिटर्मिनेंट है, आप लोग झटपट क्या करेंगे, cos t/t² 1/t 1/t², 2 sin t/t², 1/t 2/t, साइन, मतलब कि हर टर्म के नीचे आप t² कर देंगे बहुत जल्दी, है ना, ऐसे ही आता दिमाग में एकदम। बट बच्चों वो गलत है, वाई, क्योंकि भाई जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है ना, वो क्या होती है कि जब भी हम कॉमन लेते हैं तो वो सिर्फ हम एक रो या एक कॉलम में से लेते हैं। अगर बाहर 2 लिखा है डिटर्मिनेंट के, तो इसका मतलब है कि वो जो नंबर है 2, उसकी मल्टीप्लाई मैं किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम में कर सकती हूँ। वो मैट्रिक्स की बात होती है जो आप करते इस सवाल में, ठीक है। ये मेजर मिस्टेक है, ये आपको नहीं करनी है। अब ये 1/t² है, तो मैं 1/t² को 1/t और 1/t में ब्रेक कर लेती हूँ, और डिवाइड कर देती हूँ।
देखिए लिमिट का सवाल है 11th में, cos t अपॉन टी तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है sin t अपॉन टी ज़रूर 1 होता है, तो यानी कि एक टी इसके साथ लिख देंगे, एक इसके साथ। देखिए सवाल बहुत ईजी है, बट जो मिस्टेक हो सकती थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है कि आप क्या मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में, करते या नहीं? क्या कह रहे हैं, नहीं करते? अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो ठीक। उसके बाद में फिर क्या करना है, देयरफॉर लिमिट t टेंस टू 0, और यहाँ पर कितना हो जाता है बेटा, एफ टी अपॉन टी स्क्वायर। देखिए जब लिमिट लगाते हैं ना तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अंदर, मीन्स लिमिट सब के आगे लग जाएगी, मीन्स लिमिट t टेंस टू 0 cos t, लिमिट t टेंस टू 0 t, 1 के तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 लिमिट t टेंस टू 0 sin t अपॉन टी, 1 की आवश्यकता नहीं है, 2 पे भी नहीं लगनी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट t टेंस टू 0 sin t अपॉन टी, दैट इज़ 1, दैट इज़ 1। कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या कहना चाह रहे हो, क्लियर हो गया ना? कि जब आप इस डिटर्मिनेंट को, मतलब कि जब 1 अपॉन टी स्क्वायर करेंगे ना, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर में मीन्स किसी भी 2 कॉलम में कर लेंगे आप, सो या रो में, हमने रो में करा है जैसे इसमें। cos t अपॉन टी करने का कोई फ़ायदा नहीं था, बिकॉज sin t अपॉन टी मुझे पता है। फिर लिमिट लगा रहे हैं तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो लिमिट अंदर आ जाएगी जहाँ जहाँ t लिखा हुआ है। नाउ लिमिट t टेंस टू 0 cos t, यानी कि t की जगह आ जाएगा आपका 0, तो cos 0 कितना हो जाता है, 1, t की जगह 0 है तो 0 में ये 1, sin t अपॉन टी होता है 1, तो ये आ गया 2, व्हाट इज़ दिस इज़ 1, यहाँ पर 2, sin t अपॉन टी कितना हो बेटा, 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। बहुत अच्छे, आगे मुझे आपके आंसर्स की आवाज़। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, हैंस वैल्यू इज़ 0। तो आपको ये प्रूव करना था सवाल में कि दैन t टेंडिंग टू 0 लिमिट ऑफ t टेन, मतलब ये एफ टी अपॉन टी स्क्वायर, ये गॉट माई पॉइंट, एफ टी अपॉन टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर से बेटा हर एक को डिवाइड नहीं करना है आपने, इस रो को कर दिया मैंने और इस रो को कर दिया, जिससे मेरा काम बन गया, ठीक है। तो बेटा छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को सवाल में नहीं करनी है, और मुझे पता है आप नहीं करेंगे। देखिएगा, कह रहे हैं कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू है आपका 0, एक्स प्लस ए, फिर है यहाँ पर एक्स प्लस बी, एक्स माइनस ए 0, एक्स प्लस सी, यहाँ पर एक्स माइनस बी, एक्स माइनस 0 एंड सी, ठीक है। कह रहे देन कौन सा इसमें से ट्रू होगा, एफ ए इज इक्वल टू 0 होगा, या एफ बी इज इक्वल टू 0 होगा, या एफ सी इज इक्वल टू 0 होगा, या एफ 0 इज इक्वल टू 0। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आंसर पूछ रहे हैं। देखिए भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 0 0 0 कहाँ पे देखते हैं, 0 0 0, यस। आप कोशिश देखिएगा कि कहीं ये आपकी वो तो नहीं है भाई, क्या कहते हैं उसे, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। देखिए यहाँ पे x हट जाए, यहाँ पे a है, माइनस ए माइनस बी बी, यानी कि यहाँ से x को हटा दीजिएगा, तो देखते हैं f0 निकाल लीजिएगा, तो f0 कितना हो जाएगा भाई, x की जगह 0, 0 प्लस ए बी, 0 माइनस ए 0 सी, यहाँ पर माइनस बी, यहाँ पर माइनस सी, एंड दिस इज 0। सो क्या मिल गया डिटर्मिनेंट, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कौन से ऑर्डर की, और ऑर्डर 3, यानी कि ऑफ ऑड ऑर्डर, और ऐसी कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। तो f0 इज इक्वल टू कितना आया, 0, तो हैंस आंसर आया आपका नंबर 4 वाला, f0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इजी, वेरी गुड। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक का ना बहुत, और बेटा ये वाली थ्योरम भी बहुत अच्छी है कि शो दैट द डायगोनल element of the skew symmetric matrix are 0 and hence prove that skew symmetric matrix of order 3 या of odd order have determinant equal to 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट में कह रहा है बेटा, इफ़ a इज इक्वल टू है आपकी एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 लैम्डा माइनस 3 0 2 5 1 1 3, इफ़ A इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो पूछ रहा है लैम्डा इज इक्वल टू 2 है, या लैम्डा इज इक्वल टू -2 है, या लैम्डा इज इक्वल टू आपका
सॉरी लैम्डा नॉट इक्वल टू -2 है, या लैम्डा इज -2 है, या फिर नन है? कौन सा ऑप्शन है इनमें से? ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है भाई किसी मैट्रिक्स का? बोलिए, सोचिए सोचिए। बहुत बढ़िया। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है किसी मैट्रिक्स का? तब एग्जिस्ट करता है बच्चों, तब कब? हाँ, बिकॉज ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो देयरफॉर मॉड ऑफ ए नॉन ज़ीरो, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। याद आया ना पिछली क्लासेस में? सो देयरफॉर डिटरमिनेंट ए निकाल लीजिएगा। तो डिटरमिनेंट ए क्या मिलेगा भाई? 2 के साथ ये 2/3 2/2 का सब मैट्रिक्स लीजिए, फिर माइनस का लैम्डा, और लैम्डा वाले को हटा दीजिएगा, 0 1 5 3, फिर आया आपका कितना? -3 0 1 2 1, कर लीजिएगा भाई। 6 -5 माइनस के लैम्डा 0 -5, और बेटा -3, और ये हो गया मेरा -2। तो ये आया 2 × 1 प्लस के 5 लैम्डा प्लस के 6, तो दैट इज़ 5 लैम्डा प्लस 8। तो क्या है क्वेश्चन में? बिकॉज डिटरमिनेंट ए नॉन ज़ीरो, तो व्हाट डज दिस मीन? 5 लैम्डा प्लस 8 नॉट इक्वल टू 0। तो उसका मतलब क्या आया बच्चों? लैम्डा की वैल्यू -8/5 नहीं होनी चाहिए। इसमें से तो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब आंसर में क्या आएगा इसके? नन। ठीक है, तो सवाल देखिए बहुत इजी है, ऐसा भी नहीं है कि मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन में बहुत टफ आ जाते हैं। लेकिन इजी किसके लिए है? जिसको ये पता होगा कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो आती है। और देखिए मान लीजिए ये भी पता है, लेकिन बच्चे को ये पता नहीं है कि डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, तो कैसे पता चलेगा भाई? तो इसके लिए आपको डिटरमिनेंट निकालना भी आना चाहिए, है ना? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक जो भी था 6 या 7। ठीक, उसके बाद में देखते हैं भाई ये क्वेश्चन। और ये बोल रहे हैं कि अगर ना तो x 0 है भाई, ना ही हमारा y 0 है, ना ही हमारा z 0 है, और हमारे पास ये वाला जो डिटरमिनेंट है ये 0 है। सही, देन फाइंड x इनवर्स प्लस y इनवर्स प्लस z इनवर्स। इसकी वैल्यू निकालनी है आपने कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सही है जी। देखिएगा, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो डिटरमिनेंट था हमारा 1 + x 1 1 1 1 + y 1 1 1 1 + z। इसको ऐसे कर दीजिएगा। देखिए 2 0 तो वो सॉरी 1 1, ये 2 1 दिख रहे हैं, तो कर लीजिएगा 0। देख लेते हैं तो कैसे करूँ। किसी को भी कर लीजिएगा, चलिए C1 में C2 को कर लें। C2 इज़ C2 - C1 एंड C3 इज़ C3 - C1। तो डेल्टा की वैल्यू 1 + x 1 1 ऐसी रहेगा, 1 - 1 दैट इज़ -x। अच्छा माइनस आ गया, इससे कर लेते, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे आ गया प्लस, ये 0। फिर बेटे यहाँ पे करेंगे -x 1 - 1 0, और यहाँ पे मेरा z। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों 0 ख़त्म हो जाएंगी, है ना? तो बेटर है, छोड़िए इसको, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंशन में क्या आएगा बेटा? 1 + x, और इसके साथ क्या आएगा? y × z। फिर आएगा माइनस का x, माइनस ऑलरेडी है, तो x के साथ में क्या आएगा? z। और फिर बेटा माइनस का x, और इसके साथ में क्या आएगा? 0 और माइनस का y। तो ये मिला मेरा yz प्लस के xyz प्लस के xz प्लस के xy। अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई है, बट डिटरमिनेंट आपको क्या दे रखा है? 0। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट? ये इक्वल टू 0। इसका मतलब xy प्लस के yz प्लस के zx प्लस के xyz इक्वल टू 0। देखिएगा, xy प्लस के yz प्लस के zx प्लस के xyz इक्वल टू कितना आ गया भाई? 0। ठीक है, देखिए लेकिन हमें ये तो हमें निकालना ही नहीं था, आ गया हमारा ये। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं बेटा जिसमें ना आपको थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा। हमें ये निकालना है। अब आप सोचेंगे यार हमारा तो ये आ गया, अब हमारा तो इसका मतलब है हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये तो किसी भी तरीके से नहीं आ रहा है।
ऐसा लग रहा है ना, नहीं आ रहा है? लग रहा है कि आ रहा है? यस, बहुत अच्छी बात है कि आपको लग रहा है। देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, आप इसको ले जाइएगा इधर एक्स वाई जेड को। मीन्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जिसमें जैसे कई बार होता है ना कि मान लीजिए आपको भाई खीर दे दी है ना, खीर के नीचे, मतलब गांव में होता है बेटा ये, उसमें नीचे ना शक्कर रख लेते हैं, ऊपर से खीर रख देते हैं, ठीक है। ऊपर से चम्मच मारते हैं, अब आपको लगता है यार ये तो खीर बड़ी भाई, इसमें तो मतलब मीठी नहीं है ये तो, है ना, लेकिन वो क्या होती है, शक्कर उसके नीचे छुपी हुई होती है। तो ऐसे ही कई बार ऐसे क्वेश्चंस में भी होता है कि आपका आंसर ये आ गया, आपको आंसर ये चाहिए, आपकी खीर ये है भाई, इसी खीर में कहीं शक्कर छुपी हुई है। आपको तो लग रहा है यार हमें तो ये चाहिए था, हमें तो मीठी खीर चाहिए थी, मीठी खीर तो है नहीं, सिर्फ खीर ही आई है। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ना, यानी कि इधर उधर, ये इधर पहुंचा दिया हमने, अब देखिएगा हमारी कैसे खीर मीठी होती है। एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दीजिएगा, तो जब मैं एक्स वाई जेड से डिवाइड करूँगी तो क्या मिलेगा यहाँ पर 1/z, यहाँ पर 1/x, और यहाँ पर 1/y, और यहाँ पर कितना -1। व्हाट इज दिस? एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स, जेड इनवर्स, या दिस इज माई आंसर। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -1। तो कई बार आई मीन टू से बच्चों कि कई बार आपका जो आंसर आ जाता है, आप आंसर के बहुत करीब होते हैं, सिर्फ 2-3 लाइन दूर होते हैं, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते हैं। मैथ्स में देखिए मैनिपुलेशंस करनी पड़ती हैं, थोड़ी सी मैनिपुलेट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, जैसे हमने इसमें करा है भाई, इधर उधर कर लिया, थोड़ा सा आ गया आंसर, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टिग्नोमेट्री में। बहुत दिन हो गया भाई टिग्नोमेट्री का, कुछ एक आधा सवाल करे हुए देखते हैं अभी जरा, देखिएगा। कह रहा है इन ए ट्राइंगल ABC, या तो देखिए ये ऐसे आ जाएगा, या इस सवाल को ऐसे भी लिख सकता था कि इफ़ A + B + C = पाई। दोनों एक ही बात है, एक ही बात है या नहीं? देखिए इन द ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC मीन्स ABC के तीनों ट्राइंगल्स ABC, तो इनका सम कितना होता है 180, तो A + B + C = पाई, ये कह रहा है, एक ही बात हो गई, समझ रहे हैं। तो कह रहा है देन शो दैट साइन A + B + C माइनस का साइन B cos A + B, दैट इज प्लस का साइन B, दिस इज 0, दैट इज tan B + C, दैट इज cos C, here tan A, and this is 0, show that this is equal to 0। ठीक है भाई, तो ये प्रूव करवा रहा है। अब देखिएगा भाई A + B + C = 0 है, पहले इसको थोड़ा सा अलग कर लूँ, बिकॉज A + B, सॉरी 0 नहीं पाई, हाँ एक चीज़ और भाई, चलिए मुंह से निकल गया, A + B + C = 0। एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें A + B + C = 0 है ना, यह जैसे यहाँ पे पाई है, ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, मैं बार बार कहती हूँ मिस रीडिंग की जो है बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है मैथ्स के बच्चों को, अगर वो थोड़ा भी मिस रीड कर लेना क्वेश्चन को तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है मामला। अब जब यहाँ से मुझे A + B निकालना है, तो भाई A + B हो जाएगा पाई माइनस का C, और B + C भी निकाल लीजिएगा, B + C हो जाएगा पाई माइनस A, समझ रहे हैं ना? ठीक है, अब डिटर्मिनेंट लगाइएगा, A + B + C की जगह कितना लिख दूँ भाई, साइन पाई, ये साइन B, दिस इज़ माई cos C, दिस इज़ माई साइन B, दिस इज़ 0, दिस इज़ tan A। A + B को किससे रिप्लेस करना है? पाई माइनस C से, और B + C को किससे करना है बेटा? पाई माइनस A से, और यहाँ पे आपका 0। साइन पाई यानी कि साइन 180 कितना होता है? 0 होता है। यहाँ पर साइन B, यहाँ पर cos C, यहाँ पर माइनस का साइन B 0, एंड दैट इज tan A। cos 180 - C, cos 180 - C होता है माइनस के cos C, या नहीं? फिर tan 180 - A क्या होता है? माइनस का tan A। देखिए जिनको नहीं पता है भाई वो तो गए। नाउ व्हाट इज दिस, बताइएगा अब ये क्या है, ये क्या लग रही है ये मैट्रिक्स, ये वाली डायगोनल्स पे 0 है, डायगोनल्स पे 0 होने का मतलब है, चेक कर लीजिएगा स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक है। कौन से ऑर्डर की है और भाई? ऑफ ऑर्डर 3, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 0, दैट यू हैव टू शो, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल्स पे 0, साइन B - साइन B, cos C - cos C, tan A - tan A,
देखिए फिर एक क्वेश्चन हुआ ये वाला। देखिए ये क्वेश्चन आया हमारा 6 नंबर में। नहीं ज़्यादा खुश नहीं होना है, 6 नंबर में तो आया है बेटा, लेकिन इसके साथ वो जो थ्योरम की मैं बात करी थी ना अभी लास्ट, वो आई है इसके साथ लग के। मीन्स कि शो इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। ठीक है, तो थ्योरम्स भी आ जाते हैं। देखिए अब ये सवाल तो कितना इजी हो गया, आपने थ्योरम्स करी नहीं है। देखिए थ्योरम्स है भी नहीं ना आपके इसको मतलब आपके सिलेबस में इतनी, तो एटलीस्ट जितनी आपको करवाई है हमने उतनी तो कर लीजिएगा, फ़ायदा होगा आपका अगर आप कर लेंगे, या नहीं, है ना। चलिए अच्छा जी, एक क्वेश्चन और है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए मैं इसको करवाऊंगी नहीं, बस मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कहीं ऐसा सा क्वेश्चन आ जाए तो घबराएंगे या कर देंगे। मतलब ऐसा लगेगा कि पीएचडी का सवाल पूछ लिया गया है हमारे एग्ज़ाम में है, और जो भी आपकी क्लास में टीचर होंगे आप उनको परेशान करेंगे कि मैम ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, फ्रैक्शन ये अपोन वाले तो नहीं करेंगे ऐसा। बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो। देखिएगा आपको अभी तक अगर ये क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लग तो रहा है कि मैट्रिक्स से होगा भाई। डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज का चैप्टर का सवाल है, लेकिन ये लग रहा है 1/n 1/1 में आ रहे हैं तो सारे हमने तो मैम ने तो पढ़ाया था 2x + 3y + 4z = -3, 5x + 4y - 6z = 4, 3x - 2y - 2z = 6, है ना। मैम ने इसी टाइप के बताए हैं भाई अभी आप लोगों को, लेकिन बच्चों मैम ने ये भी बताया था कि वो ज़रूरी नहीं है XYZ हो, वो PQR भी हो सकते हैं, UVW भी हो सकता है, वो ABC भी हो सकता है। अब इसमें भी वो हो सकता है, हमने 10th में करी हैं ऐसी इक्वेशंस अगर याद हो तो। उसमें हम क्या पुट करते थे, बहुत बढ़िया सुन गया मुझे, 1/x को मान लीजिएगा P, 1/y को मान लीजिएगा Q एंड 1/z को मान लेते हैं हम क्या, R। कोई दिक्कत नहीं है। Therefore system 1 reduces to क्या हो जाएगा यहाँ पे 2p + के 3q + के 4r = -3, एंड हियर 5p + का 4q - का 6r = 4, एंड फिर 3p - का 2q - के 2r = 6। हो गया मैडम पे यकीन कि मैडम ने सही कराया था भाई, इसलिए मैंने कहा था ना थोड़ा सा चेंज होकर सवाल मिल सकता है। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इसको कैसे करेंगे बेटा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में डायरेक्ट लिख दो, तो मैट्रिक्स फॉर्म इज 2 5 3 3 4 - 2 4 - 6 - 2, और यहाँ पर कितना मिला P Q R, और यहाँ पर -3 4 एंड 6। नाउ दिस इज ए कैपिटल मैट्रिक्स, यानी कि अब आप इसको लिख लीजिएगा AX = B, फिर ए का इन्वर्स निकालिए यानी कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स, और बेटा फिर एक्स की बजाय क्या आया आपका, जो भी आपका आएगा आंसर PQR = कुछ भी आ जाएगा यहाँ पर। ये हम कर चुके हैं ना, अब ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज का सवाल हो गया, एंड आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू एज ए होमवर्क। आप इसको करिएगा और देखिएगा, ठीक है। और देखिए मेरी ज़रूरत भी नहीं है कि मैम आंसर क्या आएगा, आपका जो भी आंसर आ रहा है बेटा इन तीनों में इक्वेशन, एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट, आप आंसर PQR में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि PQR तो मैंने लेट किया है, माई क्वेश्चन वॉज इन XYZ। तो अगर मान लीजिएगा PQR का जो भी आंसर आता है तो आपको PQR की वैल्यू रखनी है। जैसे मान लीजिएगा P आ जाता है 2 तो x की वैल्यू 1/2, Q आ जाता है 3 तो y की वैल्यू 1/3, Z आ जाता है 4 तो R आ जाता है 4 तो Z की वैल्यू 1/4। ठीक है, एक नंबर कट जाएगा भाई यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बोला, मैं भी वही कन्फ्यूज़न मतलब मैं भी वही हो गई थी एकदम थोड़ा सा कंफ्यूज कि भाई PQR निकाल दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, बट PQR से आंसर नहीं आएगा बच्चों। PQR के बाद आपको XYZ भी निकालना है ना, और PQR के बाद जब आप XYZ निकाल देंगे तब आपका सवाल आ जाएगा, आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है भाई, तो ये आपके पास में क्वेश्चन, ओके। सो अब आपके ये जो हैं क्या नाम है, डिटर्मिनेंट की काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में with an assignment on the chapter number 4, that is determinant. Okay, till then, bye bye.